तो जैसा कि हमने आपको बताया, आबादी के लिहाज से दुनिया भर में नंबर 1 देश बन चुका है भारत। चीन को हमने पस्त कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। 142 करोड़ 86 लाख आबादी का आंकड़ा बन चुका है। और आपको बताया 30 लाख चीन से ज्यादा हमारी आबादी पहुंच चुकी है। ग्लोबल एक्सपर्ट्स दरअसल इसी बात का अनुमान जता रहे थे कि इस बार जब ताजा आंकड़े आएंगे तो उसमें भारत चीन को कहीं पीछे छोड़ देगा। लेकिन ये संसद भवन, देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ज्यादा मेरे दर्शकों के लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल दिसंबर में जब बीजेपी सांसद रवि किशन जो थे, इसी संसद के भीतर आपको याद होगा उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण बिल को पेश किया था। और उस वक्त आपको याद होगा फजीहत भी हो गई थी उनकी, जब ये कहा गया था, जब ये उनसे पूछा गया था कि आपके खुद के 4 बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस के जमाने में ये कानून आ गया होता तो शायद मेरे इतने बच्चे नहीं होते। लेकिन बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है जब आपके बहुत ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। देश के सामने किस तरह की चुनौती, इसका भी उन्होंने जिक्र किया था। उसके बाद आपको याद होगा गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया था कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हो तो उसे वोट डालने का उससे अधिकारी छीन लिया जाए। स्वामी रामदेव भी इस चर्चा में कूद पड़े थे। उन्होंने ये कहा था कि आने वाले वक्त में 150 करोड़ से ज्यादा आबादी हो सकती है, इसलिए बहुत जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाना। वो कानून अभी तक आया नहीं है, लेकिन आपको याद होगा पूरे देश में 11 ऐसे राज्य हैं जहां पर यह कानून लागू हो चुका है। अब केंद्र की तरफ से क्या फैसला होता है, जो लोकतंत्र का मंदिर है नीति निर्माता, यहां पर कौन सा बड़ा फैसला लेते हैं और उसका असर क्या होगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं पूरा का पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। एक रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि मेरे साथ पूरा पैनल मौजूद है, सबसे पहले पैनल के बारे में आपको बताते हैं। अमन अग्रवाल अर्थशास्त्री मेरे साथ मौजूद है, आकाश जिंदल अर्थशास्त्री मेरे साथ मौजूद है, माया सिंह सामाजिक कार्यकर्ता भी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी आकाश जिंदल का। आकाश जी, ये खबर आज सुबह आई है, ग्लोबल एक्सपर्ट्स तो बहुत वक्त से इस बात का अनुमान लगा रहे थे। अब आप ये बताइए, ये हमारे लिए एसेट हो सकता है, लायबिलिटी हो सकती है, ये समस्या है या फिर ये देश की बहुत बड़ी संपत्ति है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। मेरे हिसाब से किसी भी देश के लिए जनसंख्या अगर देश अच्छे से उसे इस्तेमाल करे तो बहुत बड़ा एसेट हो सकता है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। और वही अगर कोई देश उसे जनसंख्या को इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करना आता तो वो डेमोग्राफिक डिजास्टर भी हो सकता है। अब हिंदुस्तान की एग्जांपल लें तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है, आज हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी साहब जैसा विजनरी प्राइम मिनिस्टर है जो देश की इकोनॉमी को, जिसके गाइडेंस के अंडर देश की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। 2027 तक संभावना है हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे और 2035 तक संभावना है हम 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बन जाएंगे। तो ऐसे विजनरी प्राइम मिनिस्टर के होते हुए, ऐसे बढ़िया ग्रोथ के होते हुए, बढ़ती जनसंख्या एक बहुत बड़ा एसेट है हमारे लिए। क्यों? इस बढ़ती जनसंख्या के कारण ही आज दुनिया की आईटी बीपीओ मार्केट में हम रूल कर रहे हैं। मैं बात करता हूं विदेशों में अपने मित्रों से या विदेशों में चैनल पे टीवी शो करता हूं, हिंदुस्तान दुनिया को आईटी सप्लाई कर रहा है, अमेरिका हो यूरोप हो। हमारे पास जनसंख्या और वो भी टैलेंटेड है। आज दुनिया की टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज में कितने हिंदुस्तानी सीईओ हैं, कितने टॉप के विदेशी बैंक्स में, ग्लोबल बैंक्स में इंडियन सीईओ हैं या बनने वाले हैं, मिडिल मैनेजमेंट के लोग हैं, यूएस से देखे कितने डॉक्टर्स साइंटिस्ट हमने दिए हैं। तो आज हिंदुस्तान अपनी आबादी को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। और एसेट एक तो कमाई, दूसरा कंजम्पशन। अब कंजम्पशन के कारण हिंदुस्तान के अंदर दुनिया भर की ग्लोबल कंपनीज आती हैं, चाहे वो पिज्जा बनाने वाली कंपनी हो, चाहे बर्गर बनाने वाली कंपनी हो, चाहे मोबाइल बनाने वाली कंपनी हो, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आबादी है तो एक सबसे बड़ी मंडी और मार्केट बने हुए हैं। ये तो है हिंदुस्तान जो आबादी को अच्छे से बिल्कुल, बहुत यूटिलाइज बड़ा कर रहा है। कंज्यूमर मार्केट तो बन गया है पूरी दुनिया के लिए। आकाश जी, बहुत अहम बात आपने कही कि बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट तो बन गया है, लेकिन क्या चीन की तरह हम प्रोड्यूसर मार्केट भी बन सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि अगर हमारे त्योहार भी होते हैं तो जो जो मूर्तियां होती हैं, जो खिलौने होते हैं, वो भी चीन से बनकर आते हैं। क्या इस तरह का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है भारत? और सबसे बड़ी जो राहत देने वाली खबर आई कि आबादी के लिहाज से तो बहुत बड़े हैं हम, लेकिन नंबर 1 भी है, हो चुके हैं हम, लेकिन युवा पॉपुलेशन जो है वो बहुत जबरदस्त है। वो जो आंकड़ा है, युवा आबादी सबसे ज्यादा है। इस आबादी का जो बड़ा आंकड़ा है वो युवाओं का है, यंगिस्तान जिसको कहते हैं, जो युवा कहते हैं, जहां पर चीन कहीं ना कहीं मात खाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपको याद होगा बुजुर्ग आबादी वहां पर ज्यादा हो गई है, लेकिन ये हमारे भविष्य की तस्वीर हो सकती है जहां पर युवा आबादी ज्यादा कम हो जाएगी और बुजुर्ग आबादी ज्यादा हो जाएगी। फिर उनके लिए इस तरह की हमें सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बारे में भी बात करनी होगी। वो बात करने के लिए
माया सिंह सामाजिक कार्यकर्ता भी मेरे साथ मौजूद है। माया जी, अभी के लिए तो आकाश जी जिस तरह से कह रहे हैं कि ये एक संभावनाओं का एक पूरा शिखर यहाँ पर तैयार हो जाता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में अगर बुजुर्ग आबादी और ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके लिहाज से हमें किस तरीके से अपनी तैयारी रखनी होगी? देखिए कविता जी, मैं जिस विषय पे आज बात कर रहे हैं, मैं तकरीबन 24 साल पहले चाइना गई थी और मैंने चाइना जनसंख्या जो उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल है उस पॉलिसी पे बहुत सारी रिसर्च करी और तब जाके समझा कि हमारे देश को क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपने बताया जनसंख्या नियंत्रण बिल, मुझे नहीं लगता हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल कभी पास होगा या लोग उस पर एक तरह का लगाम लगा पाएंगे, क्योंकि मैं इसको नंबर 1 पोजीशन जिसको आप कह रहे हैं देश में जनसंख्या में हमने चीन को मात दे दी, मैं इसको एसेट्स नहीं मानती, मैं इसको कोई तमगा नहीं मानती, मैं इसे एक डिजास्टर मानती हूँ। क्योंकि डिजास्टर इसलिए कह सकते हैं कि हम आबादी में तो बढ़ रहे हैं लेकिन हमारे सोर्स ऑफ इनकम, हमारी जो रोजगार के माध्यम है वो नहीं बढ़े हैं अभी तक भी, बल्कि हम पीछे हो गए हैं। कोरोना के बाद देखिएगा ना कितने युवा बेरोजगार हैं। आपने कहा हमारा देश कितने सारे युवा हो, हम इस टाइम युवा हैं लेकिन हमारे पास रोजगार की कमी है। जब कविता जी मैं 24 साल पहले गई थी चाइना, मैं एक छोटे से गाँव में गई थी और मैंने उसमें 2 महीना तकरीबन बिताया और मैंने उसको समझा और रिसर्च करा, तब मुझे पता लगा कि वो चाइना का जो 24 साल पहले का जो गाँव था वो तकनीकी संसाधनों में अमेरिका और यूरोप को भी मात देता हुआ था। तो अगर हम बराबरी की बात करें चाइना से, तो हमें जनसंख्या को ना देखते हुए टेक्नोलॉजी, संसाधनों, रोजगारों को, इन सब चीजों से कंपैरिजन करना चाहिए, जनसंख्या से नहीं करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जनसंख्या को इतने अच्छे तरीके से नियंत्रण करा और उसके बाद जो उन्होंने प्रगति के पथ पर अपने आप को अग्रसर करा, जिस तरह से प्रोग्रेस आई, मैंने वहां देखा वो भारत अभी कभी नहीं कर सकता। बात किसी से छिपी नहीं है माया जी, अब ये बात किसी से छिपी नहीं है। अब चीन ये चाह रहा है कि बच्चे पैदा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। वो जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी उसको जिस जल्दबाजी के साथ उसको इंप्लीमेंट किया गया, उसका क्या असर हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है। आज आप देखिए बीजिंग एक वक्त था जो सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कहा जाता था, कोरोना की विकट मार पड़ी है उस शहर पर भी। हमें किस तरीके से नीतिगत स्तर पर इस बड़े फैसले को इंप्लीमेंट करना होगा और उसका क्या असर होगा ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आबादी के लिहाज से भारत बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा देश। मायने क्या है और चुनौतियां क्या है देश के सामने, और क्या उन्हीं चुनौतियों में छिपी है ढेर सारी संभावनाएं, ये समझने की कोशिश करते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। भारत ने आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत की आबादी 142.86 करोड़ हो गई है, जबकि 142.57 करोड़ के साथ चीन दूसरे नंबर पर खिसक गया है। इस लिहाज से भारत अब चीन से 29 लाख की आबादी से आगे हो गया है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यानी UNFPA की ओर से द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 को 8 बिलियन लाइव्स इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज के टाइटल से जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में भारत की जनसंख्या 1.56% बढ़ी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की कुल फर्टिलिटी रेट 2.0 है। भारत में एक पुरुष के लिए औसत जीवन 71 साल है, जबकि महिलाओं का 74 साल है। जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा आबादी भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। जनसंख्या में वृद्धि स्वास्थ्य, सामाजिक विकास समेत कई क्षेत्रों को प्रभावित करती है। बढ़ती आबादी की वजह से गरीबी में बढ़ोतरी और बेरोजगारी जैसी चुनौतियां सामने आती हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में एक खुश होने वाली बात यह है कि भारत की 25% आयु 0 से 14 साल के बीच की है। इसके बाद 10 से 19 साल तक के 18% लोग हैं। 10 से 24 साल तक के लोगों की तादाद 26% है। लेकिन भारत में 15 से 64 साल के बीच लगभग 68% लोग हैं, यानी भारत में युवाओं की सबसे ज्यादा तादाद है। UNFPA इंडिया के प्रतिनिधि ने कहा कि अब दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है। हम भारत के 1.4 अरब लोगों को 1.4 मौकों के रूप में देखेंगे। भारत एक शक्तिशाली देश है। शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और आर्थिक विकास के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है। हम तकनीकी मामले में हर रोज नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। इन युवा शक्ति से भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। लेकिन दूसरी तरफ भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी की चपेट में है।
और बढ़ती आबादी से गरीबों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है, भारत का दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बनना संकट है या अवसर? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। वक्त मेरे साथ अमन अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं वो। अमन जी, आप इस फैसले को, ये जो रिपोर्ट है, इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर वो जो फैसला बड़ा लेने की बात हो रही थी, परिवार नियोजन की जब भी बात होती है तो धार्मिकता बीच में आ जाती है। बीच में कई लोग ये कह देते हैं कि नहीं, इसकी वजह ये हो सकती है हमारा धर्म इस बात को, परिवार नियोजन को लागू करने में आड़े आ रहा है। इस तरह की बातें भी सामने आती हैं। लेकिन अब क्योंकि आबादी की बात होती है, समान अवसरों की बात होती है, साधन संसाधन उतने ही सीमित है, भूगोल उतना ही सीमित है, और फिर इस तरह का अगर विस्फोट होता है, आपको लगता है ये चुनौती हो सकती है आने वाले वक्त में? देखिए, मेरे विचार में ये चुनौती जरूर हो सकती थी जब हिंदुस्तान की प्रगति जो है कमजोर हो रही होती। हम डेफिसिट की तरफ जा रहे होते, हमें नुकसान हो रहा होता, ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही होती, तो जरूर ये एक जो चीज है चुनौती बन के आगे बहुत बड़ी आती। इस समय ये चुनौती जरूर नहीं है। चुनौती जो है वो हमारे पास जो यूथ है, जो हमारा एसेट है, उसको ठीक तरीके से प्रयोग करना, उसको आगे कार्यशीलता में लगाना, भारत की वृद्धि में लगाना, वो एक चुनौती से भारत सरकार के सामने है। ये इतनी बड़ी चुनौती मुझे नहीं नजर आती है, बिकॉज पॉपुलेशन जिसे इकोनॉमिक्स के अंदर करीबन 100 साल तक, 10 साल तक, पहले तक 100 साल तक एक कर्ज माना जाता था। कहते थे इतने मुंह खुल गए हैं, इसको आज के समय में पिछले 20-25 सालों में रिसर्च में भी इसको अब एक ब्लेसिंग माना जाता है, इसको कर्ज नहीं माना जाता, एक दंड नहीं माना जाता है, जो पहले इकोनॉमिक्स कहते थे कि ये दंड है। क्योंकि हम अब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं करते हैं, हम फाइनेंशियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। उसके अंदर हम देखते हैं कि सिर्फ सरकार ही एक महत्व नहीं रह जाता कि किस तरीके से रोजगार दिया जाएगा, तो सरकार होगी तभी काम चलेगा। प्राइवेट सेक्टर हिंदुस्तान में, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे बहुत ठीक, आप सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आप पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, आप भविष्य की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये भी समझना होगा, देश को ये भी समझना होगा कि टैक्स पेयर, जब भी टैक्स की बात होती है, क्योंकि देश जो है वो इसी तरीके से आगे बढ़ता है। विकास कैसे होता है? टैक्स पेयर का पैसा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उससे होता है, डेवलप होता है, लोगों को भी रोजगार मिलता है, तमाम चीजों के लिए उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन टैक्स पेयर का स्लैब कितना सीमित है, ये पूरी दुनिया जानती है। देश के भीतर भी ये जांच का विषय बन जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स स्लैब के भीतर लेकर आए। आकाश जी, टैक्स पेयर का उतना ही पैसा है, फिर देखिए एक तरह की बहस ये भी छिड़ जाती है कि 2 बच्चों के जो पिता है उनके टैक्स से देश चल रहा है, 10 बच्चों के जो पिता है वो फ्री में राशन खा रहे हैं और उससे फिर देश चल रहा है। तो इस तरह की अगर विसंगति होती है तो फिर हम कैसे बदलाव की बात कर सकते हैं, एक सुंदर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं? देखिए, टैक्स के 2 एंगल हैं। आपने बात की इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स इस देश में शायद 2 से 3% लोग देते हैं, लेकिन दूसरा आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। पेट्रोल पे, डीजल पे जो टैक्स है, खाने पीने के सामान पे टैक्स है, जिसे हम जीएसटी कह देते हैं, या कई जगह एक्साइज और वैट है, वो सभी लोग देते हैं। लेकिन मैं आपके साथ हूं, टैक्स का नेट बढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें देश की ग्रोथ के कंट्रीब्यूशन में लाना चाहिए। इस चीज में मैं आपके साथ हूं। अब मैंने आपको ये 2 चीज बताई थी, मुझे पिछली बार पूरी बात रखने का मौका नहीं मिला। एक तरफ मैंने बताया था हिंदुस्तान जैसी इकोनॉमी, जिसके पास प्रधानमंत्री मोदी साहब जैसा एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर है। हमारी जनसंख्या का मतलब है तरक्की, तेजी, ग्रोथ, क्योंकि हमारी जनसंख्या में इज्जत दिला रही है, ग्रोथ दिला रही है। वहीं अगर किसी कंट्री को अपनी जनसंख्या को इस्तेमाल सही नहीं करना आता तो वो डिजास्टर भी हो सकती है, और उसका एक एग्जाम्पल है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। देखिए, आज हम सब जानते हैं वहां भी पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ी तो हमने वर्ल्ड क्लास डॉक्टर दिए, वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट दिए। आकाश अंदर या आकाश अंदर डॉक्टर नहीं कह रही, अमेरिका का डेटा आपके सामने रखता हूँ, यूरोप का डेटा आपके सामने रखता हूँ, टॉप के सीईओ दिए, आईटी और बीपीएफ आप चेक कीजिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान का झंडा गड़ा हुआ है। वहीं पाकिस्तानी पॉपुलेशन का क्या किया? उन्होंने वर्ल्ड क्लास टेररिस्ट पैदा की। उन्होंने क्या किया? आज वहां क्या हो रहा है? क्योंकि वो टेररिस्ट पैदा करते रहे उस ऑर्गेनाइजेशन से, वहां 1-1 किलो आटे के पीछे लोग एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। कितने शोज में कर चुका हूँ, भूल चुका हूँ। तो देखिए वही है कि आप 1-1 किलो आटे के लिए लोग एक दूसरे को मारने, पीटने, घूसे लगाने लगे हुए हैं।
तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन को मिसयूज कैसे किया जाता है उसका एग्जाम्पल भी आपके सामने है पाकिस्तान। अब दुनिया में कहीं आईटी और बीपीओ की बात होती है, किसका नाम होता है? मुझे प्राउडली कहना पड़ेगा, मेरे देश भारत का। आज जो है टेररिज्म की बात होती है, बिल्कुल, हर मोर्चे पर आगे है भारत। और ये अगर कर ले तो देखिए, आपने कहा कि युवाओं को चैनलाइज, उस फोर्स को चैनलाइज करने की बहुत जरूरत है, और शायद वही करने की कोशिश की जा रही है। जब स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का आगाज हुआ था और हमने देखा किस तरीके से स्किल सेट्स डेवलप करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनिए, आप किसी के अधीन होकर क्यों नौकरी कर रहे हैं, आप खुद अपना रोजगार तलाशिए, आपके पास बहुत सारे विकल्प है और उसी में जो सरकार है वो सहायता करने के लिए तैयार है। माया जी, आपको लगता है इन सब के बावजूद जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लाना ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए? की जो पॉलिसी थी उसके साथ कुछ कंडीशंस थी कि अगर आपको दूसरा बच्चा चाहिए तो उस पर पेनल्टी का बड़ा ह्यूज प्रावधान था। 24 साल पहले इतना ह्यूज प्रावधान था कि वो लोग पेमेंट नहीं कर पाते थे, और करते थे तो रखते थे। मैंने जिससे मिली थी वो 3 बच्चे थे उसके पास, तो मैंने उनसे पूछा कैसे करी, मैंने बहुत सारी पेनल्टी पेड करी इन बच्चों को रखने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत को भी इस तरह के नियम कानून लाने चाहिए कि अगर आपको अपने लिए बच्चे और भी रखने हैं तो आपको सरकार को इतना टैक्स देना चाहिए। जब तक इस तरह के रूल्स इंप्लीमेंट नहीं करे जाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा, चाहे जैसे बोला वो धार्मिक पद्धति से है, क्योंकि विशेष धर्म के लोग कहते हैं जी हमारे धर्म में तो बंद करना ही हमारे उसके खिलाफ है। तो जब इस तरह की चीजें आती हैं तो उनको उसी तरह की फैसिलिटीज और उसी तरह के प्रावधान, उसी तरह की पेनल्टी से उनको नवाजना चाहिए। अगर वो सक्षम है वो दें, अपने बच्चे रखें, नहीं तो 1 चाइल्ड पॉलिसी इंडिया में अब हो जानी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का ब्लास्ट है, एक तरह की इंटीमेशन है कि हमें अब संभल जाना चाहिए, क्योंकि हम चाइना जितने डेवलप नहीं है, हमारे को अभी बहुत समय लगेगा उसको कंप्लीट करने में। हमारे पास बहुत सारे संसाधनों की कमी है, हमारे पास जनसंख्या तो है लेकिन हम कर रहे हैं, ठीक है, मोदी जी के राज में हमने बहुत ग्रोथ ली है, बहुत तरक्की करी है, लेकिन फिर भी हम बहुत पीछे हैं। और के मुकाबले अगर हम जनसंख्या देखें, हमने जनसंख्या में तो बहुत बढ़ोतरी कर ली, लेकिन और चीज़ों में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। तो हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून को जितनी जल्दी ला सकते हैं वो लाना चाहिए, और जिनको 1 टाइम चाइल्ड पॉलिसी से ऑब्जेक्शन है वहाँ पे पेनल्टी प्रावधान होने चाहिए, उन पे ह्यूज पेनल्टी लगनी चाहिए, चाहे वो किसी विशेष धर्म से हो या विशेष जाति विशेष समाज से हो, ये होना चाहिए। वरना समय देखिए, जैसे अभी आज आकाश जिंदल जी ने एक एग्जाम्पल दिया पाकिस्तान, तो वो हालात दूर नहीं है, जिस तरह की महंगाई है वो हालात दूर नहीं है, कुछ समय बाद हो सकता है हम ऐसी समस्याओं को फेस ना करें। चलिए, एक वक्त हम कहते थे अब दिल्ली दूर नहीं है, आप कह रही है पाकिस्तान दूर नहीं है, खतरे की घंटी जो है वो बज चुकी है। आकाश जी, उम्मीद हम यही कर रहे थे कि कोविड काल में कुछ बदलाव आएंगे, लेकिन क्योंकि दशकीय आंकड़े धीरे धीरे जारी होते हैं, इसलिए असर क्या हुआ है कोविड का ये भी आने वाले वक्त में, व्यापक असर क्या हुआ ये भी जब आंकड़े आएंगे कुछ सालों बाद तो उसके बाद साफ हो पाएगी तस्वीर। लेकिन आपको लगता है अब जहां तक हम पहुंच गए हैं वहां पर कुछ वक्त ठहरने की बहुत जरूरत है, इसलिए अभी से अगर एक इस तरह का कानून बन जाता है और फिर आने वाले वक्त के लिए अगर हम सतर्क होकर चलते हैं तो भविष्य के लिए हमारे पास ढेर सारे विकल्प भी हो सकते हैं। और शायद ये बात सरकार खुद भी मान रही होगी, तभी ये वजह रही क्योंकि हम संसद के बाहर मौजूद हैं, यही वजह रही कि हमने देखा पिछले साल दिसंबर में खुद बीजेपी सांसद रवि किशन ने यहां पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल जो है वो पेश किया था। देखिए, मेरे हिसाब से तो एक और कानून बनना चाहिए, वो कानून होना चाहिए कि देश के हर युवा को रोजगार कैसे दे पाए हम। देखिए, आप इसका दूसरा पहलू देखिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन का मानना है अगर हम हर युवा को रोजगार देंगे कितनी टैक्स कलेक्शन हो जाएगी। आपने भी एक बहुत रेलिवेंट पॉइंट उठाया दैट द टैक्स कलेक्शन इज लेसर इफ वी कैन गेट एम्प्लॉयमेंट टू ईच एंड एवरी यूथ, देयर वुड बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टैक्स कलेक्शन। वो यूथ जाके खर्चेगा, पिक्चर देखेगा, बाजार में जाके शॉपिंग करेगा, जीडीपी ग्रोथ होगी। उस तरीके से हम चलेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको डेटा दिया, 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी हम होने वाले हैं, तो आने वाले समय में हम यूएस को भी पीछे छोड़ जाएंगे, बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो बात वही है कि जनसंख्या को हम डिप्लॉय कैसे करें। आज जो हमारा टैलेंट है, आज एक दिन ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि अमेरिका, यूरोप सब आईटी के लिए देखेंगे तो हिंदुस्तान की तरफ। तो हमें अपनी जनसंख्या को डिप्लॉय तरीके से करना है, उसको यूटिलिटी ऐसी देनी है, उसको यूजफुल ऐसे बनाना है कि सारी दुनिया हिंदुस्तान को माने, विश्व गुरु की जो हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ बढ़े। दूसरी तरफ आपने बात की थी मैन्युफैक्चरिंग की, दैट वाज अ वेरी रेलिवेंट पॉइंट, वो बात बीच में दब गई। आज प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। आज अब उस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। दुनिया हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती है। आज
चाइना डाउन जा रहा है, हम सब जानते हैं। मेरी बहन जो बात कर रही है वो 25 साल पुराने चाइना की बात कर रही है। जी आज चाइना को जो है दुनिया में कहीं प्यार नहीं किया जाता, उनकी बिल्कुल। जीडीपी ग्रोथ हमसे कम है, तरह तरह की दिक्कतें हैं, बैंकों में दिक्कतें हैं, रियल एस्टेट में दिक्कतें हैं वहां पे। टुडे चाइना इज अ डिफरेंट चाइना। आज चाइना डाउन जा रहा है, तो ऐसे में हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग में अपना वर्चस्व इस्तेमाल कर लेता है, टॉप की पोजीशन ले लेता है, तो दुनिया के अंदर मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट होंगे। विल मेक फॉर आई मीन लोग बिल्कुल आबादी made के in लिहाज India से तो हमने product को use पस्त करेंगे। कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है चीन को। अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर भी अगर भारत सामने आ जाता है तो जाहिर तौर पर सिर्फ कंज्यूमर मार्केट के तौर पर ही दुनिया नहीं देखेगी भारत की तरफ। बहुत अहम बात आकाश जी आपने कही कि हमारे पास उतनी जनसंख्या है, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर हम स्किल सेट डेवलप करते हैं और यहीं पर रोजगार मिलता है, हर कोई आत्मनिर्भर हो जाता है। मेक इन इंडिया कैंपेन जिस तरीके से हमने देखा सफल हुआ था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात का लगातार जिक्र करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और उसके बाद बदलेगी भारत की तस्वीर। इन्हीं आंकड़ों के साथ यही विकल्प है और यही है समाधान पूरे देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त हमारे पास इतना ही था इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए, और इसी के साथ हमको रुकना होगा बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। होंगे फौरन हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए सिर्फ भारत एक्सप्रेस के साथ।